Hello my dear students, I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. प्यारे बच्चों, आज थर्मोडायनेमिक्स की जो डेमो श्रृंखला है उसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो नंबर 7। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज बिना किसी लाग लपेट के सबसे पहले जानते हैं कि टॉपिक क्या है और उस टॉपिक की फिर इंपॉर्टेंस क्या है। आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लास 10th या 11th से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन बीटेक करने के बाद भैया लोग को, एमटेक करने के बाद भी भैया लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि यार फर्स्ट लॉ होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ये वायलेशन कैसे इसका हो जाता है, और पता नहीं कितनी सारी चीजें। फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए कैसे काम करता है, फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए कैसे काम करता है। कुछ लोग को तो शायद आज पता चलेगा कि साइकिल के लिए अलग था, प्रोसेस के लिए अलग था। तो आज हम इन सभी बातों पर खूब विस्तृत परिचर्चा करने जा रहे हैं और खूब धूमधाम से पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। साथ ही साथ आज आपको एक नया अप्रोच डेवलप कराएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। जैसे एक दिन हमने प्रॉपर्टी की क्लास ली थी जिसमें हमने इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, तो इंटरनल एनर्जी को पढ़ाते समय हमने कहा था इसको मान लीजिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आगे की क्लास में मैं ये समझा दूंगा कि ये एक्सटेंसिव है तो क्यों है, आज मैं समझा दूंगा कि एक्सटेंसिव कैसे है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहली चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साइकिल के लिए अलग है और प्रोसेस के लिए अलग है। पहले साइकिल के लिए डिफाइन किया गया, फिर प्रोसेस के लिए डिफाइन किया गया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है यह चीज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साइकिल के लिए अलग है और प्रोसेस के लिए अलग है। पहले किसके लिए डिफाइन किया गया? साइकिल के लिए। फिर किसके लिए डिफाइन किया गया? प्रोसेस के लिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साइकिल के लिए क्या है, और फिर जानेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के लिए क्या है। दोनों पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि एक सिलेबस में नहीं, दोनों सिलेबस में दोनों पढ़ना है। आइए समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल। ध्यान दीजिएगा, फॉर अ साइकिल। मैं आपको एक दिन एक छोटा सा वीडियो बना के दूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर, और उसमें मैं इतना ब्यूटीफुल तरीके से इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करूंगा कि साइकिल और प्रोसेस के लिए कैसे, अगर आप नहीं जानते हैं तो उस चीज को आप कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट कर दूंगा और आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कब तक? जब तक कि आपको यह नहीं पता है कि साइकिल के लिए अलग है और प्रोसेस के लिए अलग है फर्स्ट लॉ। वो वीडियो जब आएगा तब आएगा, फिलहाल आज जानते हैं। मैं इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बता दिया कि जरूरी है जानना कि साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ अलग है और प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ अलग है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल। अभी किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? फॉर अ साइकिल। अगर आपको साइकिल नहीं समझ में आती है, आपको प्रोसेस नहीं समझ में आता है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें हमने स्टेट पे बात करी है, प्रोसेस पे बात करी है, साइकिल पे बात करी है। आइए देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, किसके लिए बात करें? अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, किसके लिए बात करें? साइकिल के लिए। तो क्या होता है बच्चों? बहुत सिंपल, समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W। टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर। जैसे साइकिल हमने यहां लिया हुआ है, देखो साइकिल है 1 2 3, तो 1 से 2 में कितना हीट इन्वॉल्व है? 1 2 से 3 में कितना है? 2 3 से 1 में फिर कितना है? 3 1। अगर इन तीनों को जोड़ दें, Q12 Q23 Q31, देखो जोड़ा गया होगा, Q12 Q23 Q31, इनको जोड़ दे तो समेशन ऑफ Q मिलेगा। अरे भैया समेशन मतलब तीनों का समअप, तो 1 2 2 3 3 1 को जोड़ोगे तो टोटल Q नहीं मिल जाएगा, टोटल समेशन ऑफ Q मिल जाएगा ना। एंड दैट समेशन ऑफ Q means total Q in a cycle is equal to the total work transfer in a cycle। अरे भाई 1 से 2 में अगर हीट Q12 है तो W12 होगा। वर्क कितना इन्वॉल्व है? 1 2। मान लो इसमें कितना इन्वॉल्व है? W23। मान लो इसमें कितना इन्वॉल्व है? W31।
अगर टोटल हीट को जोड़ेंगे तो वो बराबर किसके हो जाएगी? टोटल वर्क के। इंडिविजुअली इक्वल नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समेशन कर रहे हैं। समेशन साइकिल के लिए है, प्रोसेस के लिए नहीं है। अगर हम इस पे किसी एक प्रोसेस को ले लें, 1 से 2 को ले लें, 1 से 2 को ले लें, अगर हम ये लिख दें कि Q12 बराबर QW12, तो ये साइकिल के लिए डिफाइन नहीं कर रहा, ये तो पर्टिकुलर प्रोसेस की बात हो गई ना, ऐसा नहीं है। अभी हम साइकिल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर साइकिल के लिए डिफाइन करेंगे तो इधर भी टोटल लेंगे और इधर भी टोटल लेंगे। टोटल Q इज इक्वल टू टोटल W। 3 प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेस में जितनी हीट इन्वॉल्व है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में जोड़ दो। तीनों में जितना वर्क इन्वॉल्व है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में जोड़ दो। 4 प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस हैं, पांचों में जितनी हीट इन्वॉल्व है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जोड़ दो। पांचों में जितना वर्क इन्वॉल्व है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जोड़ दो और आपस में बराबर कर दो। यही क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल। आगे क्या लिखा है? फर्स्ट लॉ इज अप्लाइड फॉर ऑल साइकिल्स। चाहे साइकिल रिवर्सिबल हो, चाहे साइकिल इरिवर्सिबल हो, सभी पर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ये फर्स्ट लॉ का फार्मूला है और फर्स्ट लॉ सभी साइकिल्स पे अप्लाइड है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों पर अप्लाई किया जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्सिबल साइकिल क्या होती है, इरिवर्सिबल साइकिल क्या होती हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, किसी साइकिल में अगर एक प्रोसेस, किसी भी साइकिल में अगर एक प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाए तो पूरी की पूरी साइकिल क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबल। इन पे चर्चा आगे हम लोग करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल। साइकिल में किसी एक प्रोसेस को नहीं देखेंगे, पूरा सम करेंगे, जहां साइकिल चल रहा है, जहां से खत्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। साइकिल हो गया, हम किसकी बात करेंगे? प्रोसेस। अगर प्रोसेस की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम जब साइकिल की बात कर रहे थे तो ये फॉर्मूला साइकिल के लिए नहीं है, साइकिल के लिए फॉर्मूला है डेल्टा Q समेशन डेल्टा W। ये साइकिल का फॉर्मूला है बच्चों, ये प्रोसेस का फॉर्मूला है, एकदम क्लियर रखना, ये साइकिल का है और ये प्रोसेस का है। बच्चे केवल ये याद कर लेते हैं बस, या कुछ लोगों ने ये याद कर रखा है, उनको नहीं पता कि साइकिल के लिए कौन सा लगाएंगे और प्रोसेस के लिए कौन सा लगाएंगे। और आपके एग्जामिनेशन में आपसे मिस्टेक करवाना जानता है वो, आपसे लिख देगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस, और ए पार्ट में ये आंसर देगा, यही टिक मार के तुम आओगे कि यही पढ़ के गए हो। प्रोसेस पूछेगा तो ये लगाना है, साइकिल पूछेगा तो ये लगाना है। ये तो समझ में आ गया। आइए इधर आते हैं, प्रोसेस को समझते हैं। dq इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू। आप देख रहे होंगे यहां पे dq में हमने ऊपर d में dq और dw में यहां ये लगा दिया है ना, इसको इस शो करता है कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है ना। आप नहीं लगाते तब भी काम चलेगा, लेकिन अच्छी चीज लगाना चाहिए आपको ना, सही चीज लिखना चाहिए। इनएग्जैक्ट, इनएग्जैक्ट, ये प्रॉपर्टी है, अभी सिद्ध करेंगे, अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कि प्रॉपर्टी कैसे है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? dq dw इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू de प्लस dw, जहां dq क्या है? हीट सप्लाई, dw वर्क सप्लाई, और ये de है चेंज इन द एनर्जी, चेंज इन द एनर्जी। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, इस सिस्टम से आपने dq हीट आपने इसको सप्लाई कर दी, तो इससे रिलेटेड जो वर्क ट्रांसफर है, मान लो वो dw है, तो ये सिस्टम जो है इसकी एनर्जी में, इसकी जो एनर्जी है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, वो क्या है? dE। क्या है? dE। इसको हम क्रॉस नहीं करते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये दोनों इनएग्जैक्ट हैं, ये सब बताया है वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर वाली क्लास में, उसको देखिएगा। तो ये प्रोसेस का फॉर्मूला है।
अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। अक्सर अक्सर ये बच्चे गलती करते हैं कि ये फॉर्मूले में भी दो फॉर्मूले बन सकते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को, इस फॉर्मूले में दो फॉर्मूले बन सकते हैं। चलिए यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें और दिखा रहा हूं। देखिए आपने क्या पढ़ा, आपने केवल ये फॉर्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा? dq इज इक्वल टू de प्लस dw, ये पढ़ा आपने। देखो बेटा ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये रिवर्सिबल प्रोसेस पर भी लग सकता है और इरिवर्सिबल पर भी लग सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला कहां लगा सकते हैं? केवल रिवर्सिबल पर, केवल इरिवर्सिबल पर, दोनों पर या कहीं भी। इस फॉर्मूले में कोई शर्त नहीं है, ये रिवर्सिबल पर भी लग सकता है, ये इरिवर्सिबल पर भी लग सकता है। लेकिन वर्क ट्रांसफर पे मैंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में मैंने समझाया है आपको कि अगर हम वर्क ट्रांसफर dw को निकालें तो ये pdv नाम का एक वर्क ट्रांसफर आता है। लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ा था कि ये वर्क ट्रांसफर तभी होगा जबकि प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल। तो ये फॉर्मूला आप चाहे जहां लगाइए, आप चाहे रिवर्सिबल पे लगाइए चाहे इरिवर्सिबल पे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप फॉर्मूला ये लिख दें, अगर बड़ा महीन अंतर है एग्जामिनेशन में, आपसे गलती करवाने का पूरा उनका योजना रहता है, उनकी योजना को फेल करना है। तो बात को बहुत ध्यान से समझिए। dq इज इक्वल टू de प्लस p इंटू dv, अगर इस तरह से लिख दिया गया तो ये फॉर्मूला केवल और केवल आप तभी लगा सकते हैं जबकि प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। देखिए कितना स्मॉल चेंजेस है ना, कितना छोटा सा चेंज है कि एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूला बन रहा है। जनरली आपने इसको देखा होगा dq इज इक्वल टू de प्लस dw, ये फॉर्मूला तो आप सब जगह लगाइए, रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में। लेकिन अगर यहां pdv मेंशन किया गया है, pdv आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि प्रोसेस कैसा हो? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के लिए यह फॉर्मूला अप्लाइड नहीं है और वर्क ट्रांसफर वाले वीडियो में मैंने क्लियर कट मेंशन किया है कि क्यों यह अप्लाइड नहीं है। देख रहे हैं, छोटा सा मिस्टेक हुआ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए बहुत क्लियर रहिए। मैंने बच्चों को ऐसी गलतियों करके आते हुए देखा है कि उन्होंने 10 सवाल ऐसे गलत करके आए हैं कि उन्हें एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी ये नहीं मालूम हो पाया कि वो गलती कहां थी, वो कौन सा सवाल गलत था, या वो सवाल गलत था भी उनका कि नहीं था, क्योंकि उनको आंसर ही नहीं पता। तो इसका बहुत ध्यान देना है आपको, बहुत जो फाइन मिस्टेक्स करते हैं आप ना, उसका ध्यान आपको देना है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। इसी बात को मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है कि dq इज इक्वल टू d प्लस dw। अगर यहां dw है, अगर यहां dw लिखा है, pdv नहीं लिखा है, तो आप रिवर्सिबल पर भी लगा सकते हैं और इरिवर्सिबल पे लगा सकते हैं, दोनों पे। ये कहां लगेगा? रिवर्सिबल पर भी लग जाएगा, इरिवर्सिबल। लेकिन अगर यहां pdv लिख गया तो दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर रिवर्सिबल। क्या लिखा है? ओनली फॉर रिवर्सिबल। अब आप इसे इरिवर्सिबल पर नहीं लगा सकते। ये कहां लगाएंगे? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है ना, ये दे दिया या ये दे दिया, पूछ लिया, ये कहां लगा सकते हैं? रिवर्सिबल पर केवल, इरिवर्सिबल पर केवल, दोनों पर, दोनों पे नहीं। ये पूछ लिया कहां लगा सकते हैं? ए पार्ट में, दोनों पे, सी पार्ट में, केवल रिवर्सिबल, केवल इरिवर्सिबल। तो जब पूरी जानकारी होगी तभी तो सवाल आप कर पाएंगे। जो आप प्रैक्टिस बैच करते हैं, जो आप क्वेश्चंस लगाते हैं, तो पहले आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए ना। आप जब कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हैं तब आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। आगे बढ़ा जाए, आइए। अब हम लोग इस कड़ी में, हम लोगों ने फॉर्मूला जब लिखा था तो आप देखिए हमने फॉर्मूले में बार बार हर जगह आ रहा है
हमारे फॉर्मूले में देखिए बार बार हर जगह आ रहा है DE, चेंज इन द एनर्जी, चेंज इन द एनर्जी, सब जगह आ रहा है ना। और आपने देखा होगा हमने इस पर बहुत चर्चा नहीं करी, हम जानबूझ करके साइड से निकल आए, इस पर हमने कोई विस्तार से बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि इस पर हमें बहुत विस्तार से बात करनी है। ये क्या है, कहां से आ गया, साइकिल में नहीं था ना, ये प्रोसेस में आ गया, ये कहां से आ गया, इससे बहुत विस्तार से बात करने जा रहे हैं। आइए, कौन सी एनर्जी है, ये कहां से आई है, इस पे बात करते हैं। देखिए बॉस, किसी भी बॉडी का अगर हम टोटल एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी मतलब E, तो टोटल एनर्जी होती है मैक्रोस्कोपिक प्लस माइक्रोस्कोपिक। किसी बॉडी के पास दो प्रकार की एनर्जी होती है, मैक्रोस्कोपिक प्लस माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, बिग होता है, और माइक्रो माने छोटा होता है। ये कौन सी एनर्जी है मैक्रो, कौन सी माइक्रो, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने बॉडी ले लिया, और मान लीजिए बॉडी की वेलोसिटी कितनी है v, इसकी वेलोसिटी कितनी है v। अगर इसके पास वेलोसिटी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा? आपने कहा हाँ सर होगा, हाफ mv²। ये बॉडी का ये डेटम लाइन है, ये बॉडी का ये डेटम लाइन है। बॉडी यहां से h हाइट या z हाइट पर है, तो अब बताइए डेटम लाइन से ऊपर जाएंगे तो बॉडी में कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? आपने कहा हाँ सर होगा, mgz के बराबर। यानी अगर ये बॉडी है यहां पर है तो इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी है और इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है। इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है, और यही दो एनर्जी हमको दिखाई भी पड़ रही हैं, और इन्हीं दोनों एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक एनर्जीज। मैक्रोस्कोपिक, मैं देखिए नीचे वाली स्लाइड में दोनों को लिखा है ke प्लस pe। अगर इन दोनों को हम जोड़ें, ये कौन सी एनर्जी है? मैक्रोस्कोपिक। लेकिन हमने अभी तक माइक्रोस्कोपिक एनर्जी की बात नहीं करी। आइए जरा जानते हैं कि यार माइक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या होती है। देखिए मैंने लिखा है कि टोटल एनर्जी क्या होती है? मैक्रो प्लस माइक्रो। तो मैक्रो में कौन सा आ गया? काइनेटिक आ गया, पोटेंशियल आ गया। माइक्रो में कौन सा आएगा ये वो जानते हैं। माइक्रो में क्या आएगा ये समझते हैं। माइक्रो शब्द का मतलब है कि जो चीजें मॉलिक्यूलर लेवल पे होती हैं। कहां होती हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पे। जो इसके पहले का वीडियो है, ये 7 नंबर है, जो 6 नंबर वीडियो है उसमें मैंने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ाया है, और उसमें मैंने बताया आपको कि कैसे वो कंडक्शन में माइक्रो लेवल पे काम होता है, कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे काम होता है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो हम वहां पे माइक्रोस्कोपिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। माइक्रो लेवल का मतलब है बेटा कि देखिए ये सिस्टम है, इस सिस्टम को अभी तक हम एज अ होल देख रहे थे। एज अ होल ये सिस्टम मूव कर रहा है, तो ये पूरे सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी है। सिस्टम ऊपर है तो इसमें पोटेंशियल है, लेकिन सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है अभी तक इस पे तो कोई बात नहीं हो रही थी। सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, क्या उस एनर्जी पे कोई बात हुई? नहीं। माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी होती है जो सिस्टम के अंदर किसी मॉलिक्यूल्स के एनर्जी की व्याख्या करती है। भाई एक एग्जांपल लेते हैं, आओ चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो जो सिस्टम आपका है, जो सिस्टम है, मान लो ये बस है, कोई एक बस है, इसको मैं दिखाया यहां पे। मान लो एक बस है और बस में 10-20 यात्री, 50 यात्री बैठे हुए हैं, और बस कहां जा रही है? किसी हिल स्टेशन पे, किसी पहाड़ पे। बताओ, बस मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, तो बस के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। बोलो यार। बस हिल स्टेशन पे है, डेटम लाइन से ऊपर है, तो बस के पास पोटेंशियल एनर्जी है। जी सर। दोनों एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो कौन सी है? मैक्रो। अब बताओ, बस में कुछ लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे, कुछ लोग बैठे हैं, कोई उसमें हंस रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है। तो अगर उन लोगों को हम एक मॉलिक्यूल मान लें, बस में इन बैठे लोगों को इन मॉलिक्यूल मान लें, तो इनकी अपनी भी तो कुछ एनर्जी है, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। या इस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल दिखाए जा रहे हैं आपको, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी तो एनर्जी है। हो सकता है ये मॉलिक्यूल अंदर रोटेट कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो, व्हाटएवर इट इज, जो कुछ भी कर रहा हो।
उस एनर्जी को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है अब तक। अगर उस एनर्जी को भी कंसिडरेशन में लेंगे तो वही एनर्जी क्या कहलाएगी? माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। तो अगर हम माइक्रो और मैक्रो, अगर हम सबको लें, अगर हम माइक्रो और मैक्रो अगर हम सबको ले लें, अगर हम माइक्रो को भी ले लें, अगर हम मैक्रो को भी ले लें, तब मिलती है हमको टोटल एनर्जी। तो देखिए टोटल एनर्जी बराबर मैक्रोस्कोपिक प्लस माइक्रो। माइक्रो से हमारा अभिप्राय क्या है? जो एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पर है, मॉलिक्यूल्स के पास है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हो जाएगा, और इसी माइक्रोस्कोपिक वाले को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ये आंतरिक ऊर्जा है, अंदर है, ये अंदर है, अंदर के मॉलिक्यूल्स में है। तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं यू से। तो ई क्या हो गया? के ई प्लस पी प्लस यू। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डी के ई डी ई इज इक्वल टू डी के ई प्लस डी यू। एक फॉर्मूला ये हमारा बन गया। अगर मान लें कि काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंजेस डी के ई डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में होने वाले चेंजेस बहुत स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनको नेग्लिजिबल मान लेंगे, उनको जीरो कर देंगे। और अगर ये जीरो कर देंगे तो डी ई बराबर क्या आ जाएगा? डी यू। देखो डी ई बराबर क्या आ गया? डी यू। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस बहुत स्मॉल हो, बहुत छोटे हो, तो उनको जीरो कर सकते हैं। अगर उनको जीरो करेंगे तो टोटल एनर्जी बराबर कितनी मिल जाएगी? इंटरनल एनर्जी। चेंज इन टोटल एनर्जी बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और फर्स्ट लॉ याद है आपको? फर्स्ट लॉ क्या था बताइए? फर्स्ट लॉ था डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। अब हमने प्रूफ कर लिया कि ये डी यू के बराबर हो सकता है। कब? व्हेन द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर टेकन एज जीरो। कब? जबकि काइनेटिक एनर्जी चेंजेस और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को जीरो मान लिया जाए। चलिए जीरो मान लेते हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। बहुत सारे बच्चों ने ये फॉर्मूला जरूर सुना होगा, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि आखिर ये फॉर्मूला आता कहां से है। ये डी यू कैसे आ गया? डी ई क्या है? डी यू क्या है? डी यू को ही क्यों लिया गया और ये किस कंडीशन में अप्लाइड है? आपको एक एक चीज मैंने पोस्टमार्टम करके दिखा दिया है पूरे कॉन्सेप्ट का, और मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी आपको, क्रिस्टल क्लियर। इस फार्मूले की सारी शर्तें आपको पता है कि कब कब ये लग सकता है। ये तभी लगेगा जबकि डी काइनेटिक और डी पोटेंशियल ये दोनों चेंजेस क्या हो? नेग्लिजिबल। क्या हो? नेग्लिजिबल। तो इनको हम जीरो मान लेंगे। अगर इनको नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे तो यहां डी यू टर्म नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? डी ई आएगा, डी ई आएगा। सॉरी, क्योंकि डी ई डी यू के बराबर कब हुआ है? डी ई डी यू के बराबर तब हुआ है जब इन दोनों को हमने नेग्लिजिबल माना है। अगर स्लाइड में आगे बढ़ा जाए तो देखते हैं ये फॉर्मूला डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू बड़ा फेमस फॉर्मूला है। लोग बाग इसको लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। मैं भी आपसे कहूंगा याद कर लीजिए, लेकिन लोगों को यह नहीं पता है कि कहां अप्लाई होता है। ये कहां अप्लाई होगा? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, मैं शर्तें बता रहा हूं आपको। ये फॉर्मूला आप कहां अप्लाई करेंगे? आप वहीं अप्लाई कर पाएंगे जहां सिस्टम कैसा हो? क्लोज्ड सिस्टम। अगर क्लोज सिस्टम नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होगा। वहां पर कोई दूसरा फॉर्मूला आएगा ओपन सिस्टम में। ये फॉर्मूला ओपन सिस्टम के लिए नहीं है, केवल और केवल किसके लिए है? क्लोज सिस्टम के लिए। साथ ही साथ ये फॉर्मूला लगाने की शर्त क्या है? व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर निग्लेक्टेड। कब लगाएंगे? जबकि डी के ई एंड डी पी ई आर
नेग्लेक्टेड। समझ में आ रहा है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जब तक ये सारी बातें आप नहीं समझेंगे तब तक आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। अच्छा, इन ऑलमोस्ट केसेस के एंड पी चेंजेस आर निग्लेक्टेड इन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हमेशा हम लोग डी के ई और डी पी ई इनको हम निग्लेक्ट कर ही देते हैं। इन ऑलमोस्ट केसेस इनको हम निग्लेक्ट ही मानते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि जब इनको निग्लेक्ट मान लेंगे तो अपने आप यही फॉर्मूला बन के आ जाएगा। लेकिन जानना जरूरी है ना कैसे आया है, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनल एनर्जी की चर्चा हुई और इंटरनल एनर्जी समझ में आया। और क्या आया इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ये समझ में आया कि कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। कोई सिस्टम है और सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। और ये बताइए, सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके मॉलिक्यूलर लेवल पर जो एनर्जी है, इनके जो मॉलिक्यूलर लेवल पर एनर्जी है, इसी का नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी। ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो एनर्जी है, इसी का नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी। भाई, अंदर का मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, वही तो इंटरनल एनर्जी है। अभी तो समझाया। अब मुझे बताइए, अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो, अभी कनेक्ट कर रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्यों है। अब ये वाली बात वही समझ पाएंगे, वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने मेरी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखी है। तो कृपा करके उसको जरूर देखिए, देन हियर यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। तब मजा आएगा आपको। कहीं कोई बताएगा नहीं आपको, किसी बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ना तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ये आपको मैं बता रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी क्यों एक्सटेंसिव है। देखिए, इंटरनल एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल से संबंधित एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। यानी कि इंटरनल एनर्जी जो होता है, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स पे। सीधी सीधी बात है, किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल्स पे। किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल्स पे। अब समझिए, अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो मास क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे भाई, 10 मॉलिक्यूल है तो छोटा मास होगा ना, 1000 मॉलिक्यूल है तो बड़ा मास होगा। 5 ही मॉलिक्यूल है और 5 लाख मॉलिक्यूल है तो मास बड़ा होगा ना। तो अगर कहीं पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो मास ज्यादा होगा, अगर कहीं पर मॉलिक्यूल्स कम हैं तो मास कम होगा। Hence, internal energy depends upon the molecules and thus it depends on the mass। क्योंकि मॉलिक्यूल और मास का आपस में रिलेशन है ना, ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा मास, कम मॉलिक्यूल कम मास। तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल पे। और मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है? मास पर। तो इंटरनल एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी? मास पर। और जो चीज मास पर डिपेंड करती है बच्चा, उसे क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रूफ करके मैंने दिखा दिया कि इंटरनल एनर्जी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कही जाती है तो क्यों कही जाती है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो मास ज्यादा है। कोई चीज अगर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है तो वो मास पे भी डिपेंड करेगा, और अगर जो मास पे डिपेंड करेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लास्ट में एक छोटी सी बात आपको और बतानी है। ये क्वेश्चन जेई में, एई में, गेट, एससी में बार बार पूछा जाता है और मैंने देखा है अधिकतर स्टूडेंट्स इसको रटने का प्रयास करते हैं और वो सक्सेसफुली रट भी लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि इसको आप रटिए मत, आप इसका अर्थ समझिए, ये कहाँ से आता है, ये कैसे आता है। अगर हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम ले लें, कहा जा रहा है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो उसकी एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अभी देखिए मैंने पिछले कुछ स्लाइड्स में बहुत सारा डिस्कशन किया आपसे कि एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। यानी यहां पर मैं यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ई की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, ई की बात कर रहा हूं। तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो तो E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो आपने कहा सर ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट है। अब जरा समझते हैं कि कैसे कांस्टेंट होगा, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होती है। आइए जानते हैं कि कैसे कांस्टेंट होती है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया आपको। क्या फॉर्मूला पढ़ाया, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। जरूरी है सबसे पहले समझना कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। हमने आपको सिस्टम पर एक अलग से वीडियो बनाया है, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो नंबर 1 है, उसमें आप पढ़िएगा, उसको आप देखिएगा। उसमें हमने क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम सब बताया है। अब समझिए, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें आप मास ट्रांसफर नहीं कर सकते। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है। इसके अलावा आइसोलेटेड सिस्टम वो भी होता है जिसमें आप एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो भी मतलब अलग अलग नहीं, दोनों आप जिसमें ना कर पाए, ना मास ट्रांसफर कर पाए ना एनर्जी ट्रांसफर कर पाए। वो सिस्टम जिसमें आप मास ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो सिस्टम आप जिसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब एनर्जी में हमने आपको बताया कि दो प्रकार की एनर्जी हो सकती है, एक आपका वर्क ट्रांसफर और दूसरा आपका हीट ट्रांसफर। एक आपका वर्क ट्रांसफर और दूसरा आपका हीट ट्रांसफर। ठीक है भाई। तो आइसोलेटेड सिस्टम में मास ट्रांसफर की वैल्यू कितनी होगी, 0। एनर्जी भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा और हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा। यानी इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशंस को यहां पे पुट कर दें तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और दोनों को आप पुट करेंगे तो आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू 0। और डी ई 0 रखने का मतलब है कि ई क्या हो गया, ई हो गया कांस्टेंट। अगर डीई 0 है, डीई क्या है बताइए, डीई क्या है, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में होने वाला परिवर्तन। अब एनर्जी में होने वाला परिवर्तन अगर 0 है, अर्थात एनर्जी में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, एनर्जी में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, इसका मतलब एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। तो देखिए, जैसे ही हमने आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशंस को उठा करके इस फॉर्मूले पे लगाया, तुरंत निकल के आ गया कि हमारी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। और यही आपका स्टेटमेंट भी है, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस क्लास के माध्यम से हमने कोशिश की आपको कि बहुत सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका चेंज होना चाहिए। जो कुछ एक बातें आपके दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए, उसको मैं फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ, उसको मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। कुछ एक बातें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, जैसे कि पीडीवी वर्क है, वो केवल रिवर्सिबल पे काम करेगा। डब्ल्यू लिखा है तो वहाँ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों पे आप लगा सकते हैं। साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ क्या है, प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे, तभी आप जो फाइन क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो लगा पाएंगे।
मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। अब बारी आपकी है। आप मेक माई करियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत कुछ मटेरियल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिलेगा। वहाँ पर हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक पे जाके मेक माई करियर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इन सब चीज़ों से ज़रूरी बात, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि पता नहीं किस बच्चे को कौन से कॉन्सेप्ट से फ़ायदा मिल पाए। और जब इससे आपको फ़ायदा मिलता है तो ही हमारा सही बात यह है कि मेहनत हमारी तभी सफल होती है। और लास्ट में वीडियो कैसा लगा, क्या आप हमारे वीडियो से कुछ नई बातें सीखें, ये सारी बातें मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।